अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्या होता है। पहले हमने ओवरऑल डिस्कस किया था कि टेंसेस क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको कैसे जो है वो डिफरेंट टेंसेस में चेंज करते हैं। हम एक एक टेंस जो है उसको अब डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। पहला है हमारा इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, यानी ये ऐसा टेंस है कि जिसकी एंडिंग हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, और प्रेजेंट से ये शो हो रहा है कि ये ज़माना है। ठीक है, यानी ऐसा काम जिसकी प्रेजेंट में कोई एंड नहीं है, ऐसा टेंस, ऐसा सेंटेंस, ऐसा एक्शन जिसकी प्रेजेंट के अंदर कोई एंडिंग नहीं है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना वो ख़त लिखते हैं, वो ख़त लिखते हैं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि वो लिखते हैं यानी इसकी एंडिंग नहीं है, लिखते हैं, एक रूटीन है उनकी। अच्छा, अब इसके बाद इसको देखते हैं कि वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होना है। तो प्रेजेंट डेफिनेट में जो वर्ब यूज़ होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है हमारे पास। ठीक है, ये हम आपको बाद में बताएंगे कि डू और डज जो है ये कब आता है और ये आता क्यों है। अच्छा, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को जो सिंपल फॉर्म में हमारे पास होता है हमने इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। वो ख़त लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं SVO। ठीक है, यानी सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते होते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वो दे राइट, इसके बाद वर्ब आता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हमने यहाँ पे देखा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ गया? जो काम करने वाला है। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म आनी है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, यानी एक्शन जिस पे असरअंदाज हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो काम क्या हो रहा है जी? लेटर जो है वो लिखा जा रहा है, एक्शन लेटर को इफेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दे राइट अ लेटर, लेटर इज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, मसलन वो आ जाता है कि वो ख़त लिखती है, वो ख़त लिखती है। यहाँ पे शी जो है ये सब्जेक्ट आ जाएगा। ये देखें ना, वो ख़त लिखती है। ठीक है, वो ख़त लिखती है। अब शी, वो की जगह शी आ गया, यानी ये सब्जेक्ट आ गया। राइट्स, लिखती है। यहाँ पे दे के साथ राइट आया था और शी के साथ क्या आया? राइट्स आया, अ लेटर। अच्छा, अब हम डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पे तो हमने राइट लिखा, यहाँ पे हमने राइट्स लिखा। तो क्या ऐसी ज़रूरत थी कि दे के साथ हमने राइट यानी SAES नहीं लिखा और शी के साथ हमने SAES लिख दिया? तो ये क्वेश्चन आपका कल भी था कि सर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके साथ हम SAES लगाते हैं और किस चीज़ के साथ हम कौन से सब्जेक्ट्स के साथ नहीं लगाते। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पे कितनी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, यानी टोटल अगर हम देखें तो 13 सब्जेक्ट्स हैं। 13 तरह के ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी सेंटेंस के शुरू में आ सकते हैं। ठीक है, लाइक ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से क्या मुराद है? कोई एक चीज़, मसलन आप इसको बॉय कह लें, ठीक है, आप इसको बर्ड कह लें, आप इसको चेयर कह लें, कोई एक चीज़, सिंगुलर चीज़। ठीक है, इसके बाद दिस है और दैट है। अच्छा, ये कितने? 1 2 3 4 5 6, ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए हमने कहा ना सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से मुराद ये है कि ये नाउन। बाकी ये ही, शी, इट, ही यानी एक मर्द के लिए या एक लड़के के लिए, एक मेल के लिए। शी क्या है? एक फीमेल के लिए। और इट क्या है? एक बेजान चीज़ के लिए। दिस एक चीज़ के लिए। दैट भी, यानी ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन हैं।
ठीक है। अच्छा, अब जब सिंगुलर नाउन है, इन सब के साथ आप देखिएगा कि आप क्या लगाते होते हैं, इज़ लगाते हैं। ही इज़, शी इज़, इट इज़, ये तो हमें बड़ा आसान से पता है ना कि हम इज़ किसके साथ लगाते हैं। एक्चुअली हमारी कन्फ्यूजन होती है कि SEIS किसके साथ लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना। अच्छा, इसके साथ हम इज़ लगाते हैं, अगर पास्ट हो तो इसके साथ हम वॉज लगाते हैं, और अगर हैज़ हैव का यूज़ हो तो इसके साथ हम क्या लगाते होते हैं, हैज़ लगाते हैं। यानी सब के एंड पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। देखिएगा, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि एंड पे क्या आ रहा है जी, एस आ रहा है, इज़ के, हैज़ के, वॉज के। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ही इज़, ही हैज़, ही वॉज। ठीक है, तो जब वर्ब के साथ SEIS लगाने की बारी आनी है तो हमने इसके साथ SEIS लगाना है। क्यों? क्योंकि ये सारे एस वाला हेल्पिंग वर्ब इनके साथ आता होता है। तो जिसके साथ एस वाला हेल्पिंग वर्ब आता है उसके साथ हमने वर्ब के साथ भी SEIS ही लगाना है। ठीक है, और अब सवाल ये पैदा होता है, यानी अब अगर आएगा शी ईट्स, ही ईट्स आएगा, शी ईट्स आएगा, इट ईट्स आएगा, द बॉय ईट्स आएगा। ठीक है, बस हम क्या कहेंगे, शी ईट्स और ही प्लेज। ठीक है, यानी इसमें अब हमने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि शी के साथ हम इज़ लगाते हैं, ही के साथ इज़ लगाते हैं, तो इधर भी हम इसके साथ एस ही लगाएंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास है कि किन के साथ हमने नहीं लगाना। तो जिनके साथ हमने नहीं लगाना उनमें क्या है, ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, आई के साथ हम एम लगाते हैं, यानी हमने देखा ना, यानी ये ऐसे नाउन हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम आर लगाते होते हैं। वी आर, यू आर, दे आर, प्लूरल नाउन आर। अच्छा, ये प्लूरल नाउन क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि सिंगुलर नाउन बॉय है, तो प्लूरल नाउन क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है, मेन। इस तरह जितने भी ये वर्ड हैं ये सारे के सारे प्लूरल नाउन होंगे। अच्छा, इसी तरह दीज के साथ भी हम आर यूज़ करते हैं, दोज के साथ भी आर यूज़ करते हैं, और अगर हमने इनके साथ हैज़ हैव यूज़ करना हो तो हम इनके साथ हैव यूज़ करते हैं, और अगर हमने इसके साथ वाज वर यूज़ करना हो तो हम यूज़ करते हैं वर। ठीक है, यानी अब पॉइंट ये हुआ कि ये ऐसे थे जिनके साथ, ऐसे सब्जेक्ट थे जिनके साथ हम इज़, एम, इज़, वॉज और हैज़ यूज़ कर रहे थे, यानी इनके एंड पे एस आ रहा था। जब एस आ रहा था तो इधर भी हम एस लगा रहे थे। अब ये वो वाले सब्जेक्ट हैं कि जिनके साथ एस नहीं आता एंड पे, हेल्पिंग वर्ब में भी एस नहीं आता होता, तो इनके साथ हमने SEIS नहीं लगाना। यानी अब ये क्या होगा, अगर यू आएगा तो हम ये लिखेंगे यू ईट, अगर ये आएगा दे आएगा तो ये क्या आएगा, दे प्ले आएगा। ठीक है, यानी इसके साथ हम SEIS जो है वो नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब पॉइंट ये है कि क्या हम ऐसे सेंटेंसेस जिनमें SEIS लगाना है वो कौन से होने हैं? वो ऐसे होने हैं कि जिनके साथ हम इज़ वगैरह या वाज या हैज़ वगैरह लगाते हैं, और SEIS किन के साथ नहीं लगाना, वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम SEIS नहीं लगाते होते। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि एक सेंटेंस हमने जो पहले लिखा था कि शी राइट्स अ लेटर। अच्छा, जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा, नेगेटिव हम बनाने के लिए नॉट का यूज़ करते होते हैं, नॉट ऐड करेंगे। अब सेंटेंस तो यूं तो नहीं बनेगा, शी नॉट राइट्स अ लेटर नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें एक बात याद रखें कि कोई भी सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर ना नेगेटिव बन सकता है ना इंटेरोगेटिव बन सकता है। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। जब ये आता है मैं खेल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इसमें ऑलरेडी एम हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, आई एम नॉट प्लेइंग। अब इसमें हम कोई और वर्ड ऐड नहीं करेंगे, उसमें इस वजह से नहीं किया क्योंकि वहाँ पे एम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। यहाँ पे हमें डू जो है उसको हमें ऐड करना होता है। डू को क्यों ऐड करना होता है? क्योंकि यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है।
ठीक है। और जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता तो हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते होते। तो अब हम यहाँ पे डू को ऐड करेंगे। अब डू नहीं आएगा, ये एस आया हुआ है, इसी एस को काट के हम इसके साथ लगा देते हैं, ओ के बाद ये एस आएगा। शी डज नॉट राइट अ लेटर, यानी अब जब ये इधर डज आ गया है तो अब ये राइट्स नहीं रहेगा, ये एस इधर वाला ये इस बेसिकली हेल्पिंग वर्ब डू ही होता है, डू ही होता है। और जिसके साथ यहाँ पे एस आता है वो एस फिर इसके साथ आ जाता होता है। शी डज नॉट राइट, डज और डज के बाद नॉट, शी डज नॉट। अब यानी हेल्पिंग वर्ब भी हो गया और नॉट भी हो गया। यानी खुलासा ये है बात का कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है हम उसको नेगेटिव नहीं बना सकते जब तक कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ जाता, ठीक है। तो इस वजह से हमें मजबूरन यहाँ पे जो है वो एक खुद से हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है जो कि प्रेजेंट डेफिनेट का ही हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो यही हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। डज शी राइट अ लेटर फॉर, अच्छा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब जब हम इसका बस नेगेटिव बनाते हैं ना, वो ख़त लिखते हैं दे राइट अ लेटर, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम सिंपल डज नहीं लिखेंगे, हम सिंपल क्या लिखेंगे डू, और डू के बाद नॉट तो आता ही आता है, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो दे डू नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है इस वजह से ये डज नहीं बनेगा, ये डू रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये डज इस वजह से बना है क्योंकि यहाँ पे राइट्स मौजूद था, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में बनाने के लिए यही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, और अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो फिर डज इधर आएगा, डज शी, और हेल्पिंग वर्ब जो नॉट है वो तो सब्जेक्ट के बाद ही आता है, तो क्या आएगा, डज शी नॉट राइट अ लेटर फॉर देम, ठीक है, इसको हम यूँ लिखते हैं। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन कौन से यूजेज हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के, यानी किस तरह की सिचुएशन आए तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये यूजेज देखना बड़े इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो क्या है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका पहला यूज़ क्या है। पहला यूज़ है इसका जहाँ पे फैक्ट की बात हो या प्रोवर्ब हो। प्रोवर्ब आपको पता है ज़रबुल मिसाल होती हैं, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसे अव्वल खेश बाद दरवेश, जैसे हम कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है वगैरह, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे प्रोवर्ब हैं। तो जो प्रोवर्ब होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करते हैं। प्रोवर्ब देखते हैं सबसे पहले, यानी मसलन ये आएगा फॉर एग्जाम्पल चैरिटी, चैरिटी बिगिन्स एट होम, अव्वल खेश बाद रहे। तो देखा ना क्या यूज़ किया हमने, बिगिन्स, सिंगुलर है सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ बिगिन्स लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मनी मेक्स द मेयर गो, ठीक है, मनी मेक्स द मेयर गो, मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात आती है कि फैक्ट। फैक्ट क्या होते हैं? अच्छा, फैक्ट जो है ये कोई साइंस का फैक्ट भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है। जैसे यूनिवर्सल सूरज मशरिक से निकलता है, ज़मीन सूरज के गिर्द जो है वो घूमती है, चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है वगैरह वगैरह, ठीक है। पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है, ये फैक्ट होते हैं सारे। कोई साइंटिफिक फैक्ट भी होता है, जैसे मुखालिफ पोल एक दूसरे को कशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं इसको, ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। मुखालिफ पोल एक दूसरे को जो है वो कशिश करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद क्या है, दूसरी बात है कस्टम्स, जितने भी रिवाजात होते हैं,
मसलन एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में लोग जो है वो ज़्यादा तालीम हासिल करते हैं, इस सोसाइटी में लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, इस मगरबी लिबास पहनते हैं, लोग किस तरह खाते हैं, लोग किस तरह घर बनाते हैं, कस्टम्स और ट्रेडिशंस। ठीक है, मसलन हम ये कहते हैं कि मेन वेयर शलवार कमीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, आदमी जो है वो पाकिस्तान में शलवार कमीज़ पहनते हैं। ठीक है, अच्छा, पीपल बिल्ड, फर्स्ट फॉर्म आएगी, पीपल प्लूरल है तो ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर मैन प्लूरल है तो वेयर फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस नहीं आएगा इसके साथ। अच्छा, पीपल बिल्ड मड हाउसेस इन रूरल एरियाज। ठीक है, इन रूरल, यार स्मॉल आएगा, रूरल एरियाज। ठीक है, देहाती इलाकों में लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद हैबिट्स और रूटीन्स हैं। ठीक है, हैबिट्स क्या चीज़ होती है, जो आपकी शख्सियत का हिस्सा है। मतलब कोई बंदा रोज़ाना झूठ बोलता है हर बात पे, कोई बंदा धोखा देता है, ये हैबिट्स होती हैं। और रूटीन क्या होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, मतलब सुबह जल्दी उठना है, रोज़ाना नहाना है, ठीक है, कंघी करना, ये आदत होती हैं। ठीक है, हैबिट और आदत में फ़र्क है। हैबिट जो इन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, रूटीन वो है जो आप करते हैं। मसलन इसको हम सिंपली देखते हैं, आई गेट अप अर्ली। ठीक है, इसके आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, आई डू नॉट गेट अप अर्ली। ऊपर वाले जो ये हैं, मैन डू नॉट वेयर शलवार कमीज, वो नेगेटिव मैंने आपको उसका मेथड बताया। अच्छा, हैबिट्स और रूटीन। ठीक है, इसको आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है। अच्छा, इसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिसेस या बिलीफ्स, ईमान, यकीन, यानी जो मजहबी अकायद होते हैं या मजहबी आमाल होते हैं, एक्शंस होते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट डेफिनेट में जो है वो कर रहे होते हैं। लाइक हम ये देखते हैं कि बस ना रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हम आ जाते हैं कि द मुस्लिम्स बिलीव इन वन अल्लाह। मुसलमान एक खुदा पे यकीन रखते हैं। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में एक सेंटेंस यूँ आ सकता है कि द हिंदूज़, ये ईमान का हो गया यानी बिलीफ का हो गया। दूसरा प्रैक्टिस की बात करते हैं, द हिंदूज बर्न देयर डेड बॉडीज। हिंदू जो है वो अपनी डेड बॉडीज को जलाते होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट्स होते हैं, मसलन कमेंट्री वगैरह जितनी भी होती है ना, कमेंट्री वगैरह, ये सारी की सारी वो प्रेजेंट डेफिनेट में कर रहे होते हैं। ठीक है, मसलन ही हिट्स द बॉल। अच्छा, आप देखें ना कि हमारे यहाँ क्या है कि हम ये कहते हैं कि जो काम हो रहा होता है, असल में टेंसेस ना उससे बहुत डिफरेंट है जो हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें एक्शन हमारे सामने हो रहा है कि बॉलर आया है, उसने गेंद की है, उसने आगे से हिट लगाई है, तो इसका मतलब है कि वो एक्शन कंटिन्यू है, लेकिन उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स इवेंट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू, ही हिट्स द बॉल। ठीक है, या अभी मैंने ग्रुप में भी सेंड किया हुआ था कि वो दो प्लेयर्स का नाम था, दे डोमिनेट इन मुल्तान टेस्ट। ठीक है, डोमिनेट फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। तो इसका मतलब है, या हम ये कहते हैं द बॉल
द बॉल गोज फॉर 6, गेंद जो है वो 6 रन्स के लिए चलेगी। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं उनके लिए हम जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और यूजेज है इसका कि हमारे पास जितने भी मॉडल वर्ब हैं, ये हमने मॉडल वर्ब पढ़े थे उस दिन। ठीक है, मॉडल वर्ब्स ये क्या होते हैं, कैन होता है, उसके अलावा डू होता है, डज होता है, ठीक है, मस्ट होता है, शुड होता है, ये सारे हमने पढ़े थे। इनके बाद भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी फर्स्ट फॉर्म दे शुड गो देयर, दे मस्ट, दे मे कम हेयर, इट माइट रेन टुडे। ठीक है, माइट रेन फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं मसलन जिसमें आ जाता होता है डेली की कोई बात है, एवरीडे की कोई बात है। ठीक है, अच्छा इसके सेल्डम, सेल्डम, ठीक है, अच्छा इसके बाद ऑफन, ऑलवेज। ठीक है, इन सब को हम कह रहे होते हैं इन सब को जो है ये डेली, एवरीडे, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, इन सब को हम कह रहे होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारे के सारे रूटीन वगैरह को शो कर रहे होते हैं। तो इन सब के बाद जो है वो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट है। इंशाल्लाह हम इसी तरह जो है वो इन डिटेल एक एक टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आप जैसे कह रहे थे ना 2-3 दिन में, तो 2-3 दिन में हम कर सकते हैं। बस ये आधे घंटे में मैं आपको 12 टेंस भी करवा सकता हूँ, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में 12 टेंस भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो फिर प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हम मसलन इसको कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी ये हो सके कंप्लीट हो जाए, और डेली बेस पे असल में ना प्रैक्टिस है। जो कोर्स है, कोर्स क्या है, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, तो लर्न करके आपने साथ जब प्रैक्टिस में लेके आना तो इनका फ़ायदा नहीं होना। क्लियर हो गया? तो मैं आपको एक असाइनमेंट भेजता हूँ, ठीक है, जिसमें एक वर्कशीट है, आप उस वर्कशीट को फिल करके मुझे भेजेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको टॉपिक दूंगा, आप उस टॉपिक पे कोई एक पैराग्राफ 15 से 20 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल वो मुझे लिख के भेजेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।